नमस्कार यार, बाजार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह और लगातार जिस तरीके से हम देख रहे थे बीते कुछ दिनों के अंदर दबाव देखने को मिल रहा था, ऐसा लग रहा है कि ये हफ्ता चेहरे पे मुस्कुराहट देते करके जाता हुआ दिखाई देगा और एक तरीके से अब यारी धीरे धीरे करके बाजार से होती हुई दिखाई दे रही है। आज की बात करें तो दिग्गजों में जरूर थोड़ी सी सुस्ती देखने को मिल रही है और जब हमने थंब बनाया था तब तो ज्यादा सुस्ती देखने को मिल रही थी, लेकिन अब बाजार फिर से हरे निशान में निफ्टी ट्रेड करता हुआ 7 अंकों की मजबूती 22,552 ये स्तर देखने को मिल रहा है। 22,572 ये आज का इंट्राडे हाई है। लेकिन अगर हम एडवांस डिक्लाइन रेशियो को देखें तो वहां पर स्थिति पूरी तरीके से बुल्स के पक्ष में 1815 शेयर ऐसे हैं जो बढ़ के कामकाज कर रहे हैं और 724 शेयरों में दबाव देखने को मिल रहा है। और मजबूती जो है एडवांस डिक्लाइन रेशियो में बुल्स के पक्ष में इसलिए आ रही है क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप की जो तेजी है वो लगातार तीसरे दिन भी जारी है और यहाँ पर अप्रिसिएशन देखने को मिल रहा है। चाहे वो रेलवे शेयर हो, काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, डिफेंस में अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। तो वो शेयर जो कि हमारे आपके पोर्टफोलियो को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे थे, वहां पे ये रिकवरी जो है काफी हद तक एक राहत जो है वो जो है रिटेल निवेशकों को देती हुई दिखाई दे रही। चलिए आज के खास मेहमान से आपको रूबरू कराते हैं। हमारे साथ प्रदीप फलदर जी जुड़ चुके हैं। प्रदीप सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहली टिप्पणी बाजार पर कैसे देख रहे हैं सर? थोड़ी सी मुस्कुराहट आ रही है सर सबके चेहरे पर। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। और आपके चेहरे पर भी मुस्कुराहट दिखाई दे रही है, ये भी बड़ी अच्छी बात है। तो सर, ये मिड कैप स्मॉल कैप में लगातार तीसरा दिन और बाजार भी गिरने को तैयार नहीं। अब देखते हैं सेकंड हाफ में कैसा रहता है। हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है, लेकिन अभी तक की स्थिति क्या कह रही है आपसे? सर मुझे लगता है बाजार को शॉर्ट टर्म में जितना नीचे जाना था शॉर्ट टर्म के लिए तो बाजार चला गया है, लेकिन लॉन्ग टाइम फ्रेम में मैं अभी भी नेगेटिव ही रहूंगा। बाजार 22,000 पे एक साइकोलॉजिकल लेवल एक सपोर्ट दिया है। जो अभी का रैली चल रहा है एक शॉर्ट कवरिंग मूव है और मेरा मानना ये है कि सर नेक्स्ट फिर से हमको एक बार 22,000 का लेवल हाईली पॉसिबिलिटी से देखने को मिलेंगे। और मुझे लगता है कि मैंने जो स्टेटमेंट दिया था 24,600 से 25,000 से नॉन स्टॉप की 21,400 21,800 हाईली पॉसिबिलिटी से आना चाहिए, वो बाजार ऑलमोस्ट 22,000 ही आ गया था। और मैं बहुत दिन बाद मेरा स्टेटमेंट को थोड़ा धीरे धीरे मैं न्यूट्रल कर रहा हूँ और पॉजिटिव की तरह बढ़ रहा हूँ। मेरे को लगता है कि सर नेक्स्ट बाजार हमेशा तीनों तरीके से बॉटम बनता है। ये है पहला एक संकेत बाजार का बॉटम बनने का कि 22,000 आया था, लेकिन ये भी कंफर्मेशन नहीं है और अभी भी बॉटम नहीं बना है। मेरा बिलीव यही है कि सर वीकली बेसिस पे खराब है, मंथली बेसिस पे खराब है, तो पहले बाजार को वीकली बेसिस पे उसके बाद मंथली बेसिस पे सही होना पड़ेगा, उसके बाद ही एक अप मूवमेंट आएगा। लेकिन अगर मैं नेक्स्ट 3 से 4 महीने का बात बोलूंगा तो मैं अभी भी नेगेटिव ही हूँ। ये जो मोमेंटम आ रहा है शॉर्ट टर्म मोमेंटम है और बाजार जब जब नीचे होगा नेक्स्ट कभी भी उस मौके का फायदा उठाना है, क्योंकि निफ्टी जो 500 इंडेक्स है वहां पे मैं देख रहा था ऑलमोस्ट 80% स्टॉक अभी फंडामेंटली वैल्यू लेवल पे मिल रहा है। तो वही सारे स्टॉक्स पे हमें लॉन्ग टाइम फ्रेम के लिए फोकस करना है। ठीक है सर। और बाजार की जो बदलती तस्वीर है उसमें एक नंबर पे जो है गौर करना होगा और वो है विदेशी निवेशक। पिछले 4 दिनों के डेटा पे अगर हम नजर डालें, जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए, उसमें हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे करके जो है एफआईएस की जो बिकवाली है वो घटती हुई दिखाई दे रही है। आप ये आंकड़ों पर नजर डालें, 3 मार्च को 4,788 करोड़ की बिकवाली थी, जो कि 4 मार्च को घट करके 3,406 करोड़ की बिकवाली हो गई। वहीं अगर हम जब 5 मार्च तक आते हैं तो जो है ये 2,895 करोड़ की बिकवाली हुई है और कल यानी कि 6 मार्च को 2,377 करोड़ की बिकवाली हुई है। तो ये एफआईएस की घटती बिकवाली भी कहीं ना कहीं बाजार के अंदर एक भरोसा, एक कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ने का काम करे, क्योंकि डीआईज लगातार खरीदार बने हुए थे, लेकिन एफआईएस की तरफ से ये घटती बिकवाली जो है वो एक राहत की सांस है। प्रदीप सर, आप कैसे देख रहे हैं ये नंबर्स को और ये घटती बिकवाली? क्या क्योंकि काफी ज्यादा सेलिंग हो चुकी है ऑलरेडी सर, सितंबर से लगातार सेलिंग हो रही है एफआईएस की तरफ से, क्या ये मान के चलें ये अब धीरे धीरे आगे आने वाले 15-20 दिनों में शायद ये बायर भी होते हुए दिखाई दे?
सर डेफिनेटली बहुत टाइम से सेलिंग हो रहा है, लगभग 1 लाख करोड़ के आसपास सेलिंग हो चुका है। क्योंकि उनको सेलिंग भी इसलिए करना था क्योंकि रूपी डिप्रिसिएशन हो रहा है, और एसटीसीजी जो टैक्स है, एलटीसीजी जो टैक्स है इंडिया में इतना हाई है, तो उनको नहीं लग रहा था कि इंडिया में कोई मौका है, और बाजार भी बहुत हाई वैल्यूएशन में था। तो मेरा मानना सर यही है कि धीरे धीरे तो उनको बाइंग करना है, और जब जब ऐसा ट्रेंड आता है हमेशा कंटिन्यूअसली एक एफआईआई लोगों से सेलिंग आता है। सो आई बिलीव कि धीरे धीरे बाइंग भी आएगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा और टाइम लगेगा, क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशन अभी भी खत्म नहीं हुआ है, तो इसको अभी कंफर्म हम नहीं मान सकते कि रेगुलर बेसिस पे बाइंग आएगा। सो अभी वेट एंड वॉच करने वाला सिचुएशन है। वेट एंड वॉच की सिचुएशन अभी लेकर के चलें, ये मानना है प्रदीप जी का। चलिए कुछ एक शेयरों में बात करते हैं, और सबसे पहले बात करेंगे बाजार के दिग्गज रिलायंस की। कल रिकवरी थी, आज भी रिकवरी आरआईएल पे देखने को मिल रही। बहुत सारी रिपोर्ट भी यहाँ पर पॉजिटिव आती हुई दिखाई दे रही है। आज मैक्वरी की रिपोर्ट है, 1500 का टारगेट दिया गया है। कल भी एक अंतरराष्ट्रीय ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट थी, 1600 के टारगेट निकल के आ रहे थे। 1232 पे चल रहा है सर रिलायंस इंडस्ट्रीज। क्या करें, अभी भी पोर्टफोलियो में रख सकते हैं? The Reliance Industry, one of the very good stock in the entire stock market, and जब 2 दिन पहले 1130 1150 के आसपास था, उस टाइम पे भी मैंने बोला था कि ज्यादा से ज्यादा एसआईपी करे, ज्यादा से ज्यादा इसमें इन्वेस्ट करे। तो मुझे लगता है अभी जो 1230 1240 के आसपास चल रहा है, आई बिलीव कि सर मिनिमम 1600 से 1700 रुपया होना चाहिए नेक्स्ट 1.5 से 2 सालों में। और जब जब रिलायंस इंडस्ट्री स्पेशली आपको 5% 10% कभी भी अगर नीचे मिलते हैं, तो आपको मौके का फायदा 110% उठाना ही है, और डेफिनेटली ये लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए बहुत ही अच्छा स्टॉक है। ठीक है सर। एक स्टॉक सर जिस पर आपकी राय जानना चाहेंगे, और यहाँ पर भी फंडामेंटली काफी लोग बुलिश थे जब से इसका आईपीओ आया था तब से, वो है जेएसडब्ल्यू इंफ्रा। अभी 270 271 के आसपास चल रहा है, 1% के आसपास की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है। पिछले 4-5 दिन के अंदर 7-8% की रैली यहाँ पर ऑलरेडी आ चुकी है। आप कैसे देख रहे हैं? थोड़ी सी आउट परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने को मिली है। जिस तरीके से एक महीने में इसने 3-4% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, क्या इस रैली में कहां तक जाता हुआ दिखाई दे रहा है सर ये जेएसडब्ल्यू सर एक इंफ्रा? शॉर्ट टर्म थोड़ा सपोर्ट लिया है ऑलमोस्ट 230 के आसपास, तो वहां से रैली करते करते अभी ऊपर आ रहा है। मुझे लगता है कि 295 एक रेसिस्टेंस है, अगर 295 के ऊपर सस्टेन करेगा तो नेक्स्ट 320 एंड 350 भी जा सकता है। और नीचे सबको एक स्टॉप लॉस भी मेंटेन करना है, क्योंकि नया स्टॉक है, हमारे पास ज्यादा डेटा नहीं है। तो 230 इज स्टॉप लॉस, एंड अपर केस में 295, और उसके बाद अगर 295 क्रॉस करता है तो उसके बाद 320 एंड 350 हमें देखने को मिलेगा। ठीक। हमारे एक दर्शक हैं रमित तनेजा, जिन्होंने बोनस को 100 रुपए की धनराशि भेजी है, और वो आपसे जानना ये चाह रहे हैं। कह रहे हैं सर मीडिया शेयरों में एनडीटीवी और टीवी टुडे नेटवर्क के शेयर क्या लॉन्ग टर्म के लिए लेना सही रहेगा? आपकी राय जानना चाहते हैं प्रदीप सर ये। और मीडिया शेयरों में हमने हाल फिलहाल में, पहले तो शुरुआती दौर में जब पिटाई हो रही थी तो पिटाई भी देखी, अब रिकवरी भी है। और इन्होंने जो 2 सवाल भेजे हैं, एक तो है एनडीटीवी को लेकर के। अभी अगर एनडीटीवी के पे शेयर पे नहीं डालें, 1-1.5% की मजबूती देखने को मिल रहा है। 120 के आसपास ये शेयर ट्रेड करता हुआ। क्या लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं सर? ये लॉन्ग टर्म का व्यू ये जानना चाह रहे हैं आपसे। सर जिस तरीके से डिजिटल एक वर्ल्ड जो इतना अच्छे से तेजी से चल रहा है, और मीडिया का जो सेंट्रलाइज मीडिया है उनका हाल, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे नहीं लगता कि कमिंग फ्यूचर में और बेटर होगा। और अगर हम लगातार चार्ट में भी देखेंगे और कंपनी भी फंडामेंटल भी देखेंगे, फंडामेंटल भी बहुत एनडीटीवी खराब हुआ है। और अभी अब एक चीज देखिए, आज से 2 साल पहले भी ट्रेडिंग हो रहा था 250 230 के आसपास, और आज के डेट में ट्रेड हो रहा है 120 121 के आसपास। तो ऑल टाइम हाई, ऑल टाइम लो के आसपास है। मुझे लगता है कि उनको एग्जिट करना चाहिए। चार्ट पे सर कोई बाउंस बैक नहीं है, ये जो 1 to 2% 3% कभी कभी ऊपर आ रहा है, इसमें हमें ज्यादा कुछ इन्वेस्ट भी नहीं करना, सोचना भी नहीं है, क्योंकि लगातार लास्ट 6 महीने से नीचे आ रहा है। लास्ट 2 साल में 3 साल में कुछ रिटर्न नहीं है। मतलब मैं देख पा रहा हूँ, जो टॉप बनाया था ऑलमोस्ट 530 एनडीटीवी, उसके बाद से कभी परफॉर्म ही नहीं किया। और अभी जितने तेजी से नीचे आ रहा है, लगता है कि सर एक बार हमें 80 70 भी दिखेगा। तो उनको एग्जिट करना है। अगर उनको रहना है तो मैं बोलूंगा 115 115 का स्टॉप लॉस के साथ आप रह सकते हो। और टुडे टीवी टुडे नेटवर्क के हाल भी सर सेम है। एक सपोर्ट था ऑलमोस्ट 197 195 के आसपास, जो कि टूट चुका है वीकली बेसिस पे। तो अभी चार्ट पे बहुत ही खराब हो चुका है।
नेक्स्ट जो सपोर्ट है ऑलमोस्ट सर 140 के आसपास है, तो मुझे लगता है 140 अगर वह उसके नीचे जाएगा तो खराब हो जाएगा। सो अगर आपको होल्ड ही करना है सो चीज कर सकते हो आप 140 स्टॉप लॉस के साथ, लेकिन मुझे नहीं लगता इस मीडिया काउंटर में ज्यादा कुछ रिकवरी होगा इन कमिंग, इसमें कुछ फ्यूचर है। मीडिया में अभी थोड़ा सा बहुत सारे सेक्टर हैं सर जो कि बहुत फंडामेंटली अच्छे हैं। हालांकि हमारे सेक्टर की बात हो रही है, लेकिन फिर भी बहुत सारे जो है समस्याएं हैं। अभी यहाँ पे अगर आप अवॉइड करके बाकी जो सेक्टर जहाँ पे ग्रोथ की संभावनाएं ज्यादा हैं वहां पर अगर आप कोशिश करेंगे तो ज्यादा अप्रिसिएशन आपको मिलेगा। सुजल कृष्ण जी हैं, क्रिएशन जी हैं, इन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है लेकिन सुजल के नाम से इन्होंने अपनी आईडी बनाई हुई है। एचएल के नाम से एचएल के नाम से कह रहे हैं, एचएल पे इन्होंने खरीदारी की है 5150 करें, बहुत वेट कर लिया। अब क्या करें? अब तो एवरेज करने से भी डर लग रहा है। प्लीज बताएं कि क्या करें, अब निकलें या एवरेज करें? सर बात तो आपकी सही है, लेकिन बात ये भी सही है कि आप ऐसे समय ज्यादा घबरा रहे हैं जबकि हम देख रहे हैं कि थोड़ी सी रिकवरी पूरे डिफेंस पैक में देखने को मिल रही है। बात सही है, वेट आपने काफी ज्यादा किया है और हो सकता है अभी वेट और ज्यादा करना पड़े आपको, क्योंकि आपने बहुत ऊपर ले लिए हैं, वैल्यूएशन का ध्यान नहीं रखा है। तो ये थोड़ी सी चूक जो आपसे हुई है उसकी वजह से आपको इतना इंतजार करना पड़ रहा है। 5100 के ऊपर की खरीद सर 3463 का लेवल देखने को मिल रहा है। पिछले 2-3 दिन में डिफेंस शेयरों में रिकवरी काफी बढ़िया रही है, अच्छी रही है। बीएल काफी अच्छा चला है, मझगांव में अच्छी मजबूती रही है। अभी इनके लिए एचएल पे क्या सलाह रहेगी? सर एचएल अभी उनको होल्ड करना है। जब लास्ट आपके साथ मैंने शो किया था उस दिन भी मैंने बताया कि एक पहला बॉटम बन चुका है अपना डिफेंस और रेलवे में। और पता नहीं सर, मैं उस दिन जब रेलवे सेक्टर को लेके बोल रहा था, पहला दिन जब आपके साथ शो कर रहा था बजट के दिन में, उस दिन मैंने बोला था रेलवे गिरेंगे, 25% नीचे गिर गया ओवरऑल, जितने भी स्टॉक 25%, 30%। और लास्ट दिन जब मैंने बोला आपको, उसके बाद से भी 7-8% का रैली आ चुका है और आज भी अच्छा है। तो मुझे लगता है उनको होल्ड करना चाहिए। नो डाउट इज अ वेरी गुड स्टॉक और नंबर 1 स्टॉक है डिफेंस काउंटर में, उनको होल्ड करना चाहिए। 3800, उसके बाद 4000, उसके बाद 4500 ऑल टाइम हाई भी दिखेंगे। 2 साल के लिए उनको होल्ड करना पड़ेगा। मेरे तरफ से होल्ड का एक सलाह रहेगा, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि 2 महीने 3 महीने में हो जाएगा इसके बाद फिर से उनको नीचे मिलेंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि मार्केट में मैंने अभी वही बोला था, तीनों तरह के से बॉटम बनेंगे। पहला बॉटम बन चुका है, सेकंड फिर से पैनिक आएगा, फिर से बॉटम बनेगा, फिर से पैनिक आएगा, फिर से बॉटम बनेगा। ऐसे 3-4 बार करने के बाद फाइनली मार्केट एक मूव लेगा। इसके लिए आपको 4 से 5 महीना एक टाइम लगेगा। 4 से 5 महीना टाइम लगेगा, होल्ड करने की सलाह है। साहिल परवेज जी ने 3860 पे लिया हुआ है, तो इनके लिए भी सेम व्यू रहेगा सर एचएल पे? सेम, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है सर, चलिए तो उम्मीद करते हैं सुजल, साहिल, आप सब लोगों को आपके प्रश्नों का उत्तर जो है वो यहाँ पर मिल गया होगा। इस बीच आज हम देख रहे हैं कुछ एक शेयरों पे जिसमें कि काफी शानदार मूव देखने को मिल रहा है। उसमें हम देख रहे हैं बीएमएल का शेयर शामिल है। बीएमएल में अभी हम चूंकि डिफेंस की बात भी कर रहे थे, ये रेलवे और डिफेंस का बढ़िया कॉम्बो है सर। और रेलवे में तेजी आती है तो भी चलता है, डिफेंस में भी यहाँ पे अच्छी तेजी देखने को मिलती है। दोनों तरफ से ऑर्डर भी मिल रहे हैं। फंडामेंटली कोई समस्या नहीं है, ऑर्डर बुक अच्छी है। वैल्यूएशन को लेकर के जरूर कुछ एक कंसर्न हो सकते हैं। अभी क्या कुछ आप कैसे पढ़ रहे हैं इसे बीएमएल को? 4.25% की तेजी, 2678 का लेवल देखने को मिल रहा है। अभी क्या करना चाहिए सर? पिछले 4-5 दिनों में 10% से ज्यादा का रिटर्न ऑलरेडी आ चुका है, और कितना अप मूव यहाँ पर देखने को मिल सकता है? सर मुझे लगता है कि 2250 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन उनको करना चाहिए और वहां से एक बाउंस बैक आता दिख रहा है चार्ट में। और मुझे लगता है ये जो अभी 2680, 2700 के आसपास चल रहा है, ये फॉलो अप बाइंग कंटिन्यू रहेगा, तो उनको होल्ड करना चाहिए। चलिए, तो होल्ड यहाँ पर करने की सलाह यहाँ पर निकल के आ रही है। चलिए अगले शेयर पे ढूंढने की कोशिश करते हैं कि जहां पर कि थोड़ा सा अनयूजुअल मूव हो। अनयूजुअल मूव जहां पे कि हम देख रहे हैं तेजी थोड़ी सी ज्यादा है उसमें। रियल्टी पैक में हालांकि ओवरऑल इंडेक्स में उतना तेज मूव नहीं है, लेकिन शोभा डेवलपर्स पे आपकी राय जानना चाहेंगे, क्योंकि इसने पिछले कुछ दिनों में काफी अच्छा अप्रिसिएशन दिखाया है। आज भी 3-3.25% के आसपास की मजबूती शोभा के अंदर देखने को मिल रही है, और 1251 का लेवल यहाँ पर बना हुआ है। पिछले 4-5 दिन में 6-7% तो चल चुका है सर। ये कैसे देख रहे हैं सर रियल्टी को लेकर के? अभी आपका व्यू क्या है? हाँ सर, मुझे लगता है कि काउंटर बहुत ही अच्छा है और चार्ट में भी हमने देखा कि लगातार हाईज बनाते गया है। और जो अभी एक फॉल हुआ था चार्ट में ऑलमोस्ट 1550 के आसपास, तो उसके बाद ही नीचे आ गया था। मुझे लगता है 1080, 1080 एक स्टॉप लॉस के साथ उनको लॉन्ग टर्म होल्ड करना चाहिए। और अभी जो 1250 चल रहा है, मुझे लगता है जो नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए वह 1320। और अगर 1320-25 के ऊपर सस्टेन किया एक हफ्ता भी,
उसके जो नेक्स्ट टारगेट है मुझे लगता है 1400 से 1500 का एक प्राइस मिल सकता है, तो उनको होल्ड करना चाहिए। होल्ड करना चाहिए। चलिए एक दर्शक का और टिप्पणी ले लेते हैं। सबिहा सैयद जी हैं और सबिहा जी कह रही हैं परसिस्टेंट सिस्टम में जो है जानना ही चाह रही है कि इस बाउंस बैक में कहां तक जा सकता है आईटी शेयरों को लेकर के। हालांकि आज तो थोड़ा सा दबाव देखने को मिल रहा है, खासतौर से यूएस में जो संकेत मिले थे बहुत ही खराब देखने को मिल रहे थे। कल अच्छी खासी पिटाई हुई है नैस्डैक के अंदर भी, उसकी वजह से हम देख रहे हैं यहाँ पर भी थोड़ा सा दबाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लेकिन अब परसिस्टेंट सिस्टम, हालांकि अब देखें अगर हम तो थोड़ा सा हरे निशान में लौटता हुआ दिखाई दे रहा है। इंटरडे हाई पे ही इनफैक्ट ट्रेड करता हुआ 5300 के आसपास है। कह रही है कि कहां तक जा सकता है। दूसरा कह रही इंट्राडे में कोई ट्रेड इस समय लिया जा सकता है क्या बाजार को देखते हुए? इंट्राडे ट्रेड कोई है क्या सर आपके पास जहां पे आपको लग रहा हो कि ये ब्रेकआउट में थोड़ी तेजी बनती हुई दिखाई दे नो सकती है? सर, इंटरडे ट्रेड तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, और परसिस्टेंट सिस्टम में मुझे लगता है बहुत ही अच्छा काउंटर है। 5500 के आसपास एक रेजिस्टेंस है, जैसे ही 5500 के ऊपर सस्टेन करने लगेगा मुझे लगता है कि 5800 और उसके बाद 6200 भी टारगेट भी आपको दिखेंगे। और आईटी सेक्टर में अगर आप देखेंगे कि लॉन्ग टर्म चार्ट में एक ब्रेकआउट है, उसके बाद अभी जो चल रहा है एक कंसोलिडेशन पैटर्न के साथ एक रिट्रेसमेंट पे आया है ओवरऑल आईटी सेक्टर, तो इसीलिए थोड़ा अभी आपको नीचे दिखेंगे, लेकिन कंपनी अच्छा है, आपको होल्ड करना चाहिए लॉन्ग टाइम फ्रेम के लिए। जी, चलिए तो ये सलाह निकल करके आ रही है। और इस बीच कुछ एक और शेयर जहां पर थोड़ी सी हम देख रहे हैं कि आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है, उसमें हम देख रहे हैं कि आज केपीआईएल पे अच्छी तेजी है। करीब 6% ऊपर केपीआईएल का शेयर इस समय देखने को मिल रहा है। अगर एक नजर डालें शेयर पे तो आज अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कल्पतरू प्रोजेक्ट में एक यहाँ पर ऑर्डर की भी खबर थी, उसके चलते भी यहाँ पर एक मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। सर कल्पतरू को करीब 2300 करोड़ का ऑर्डर मिला है, शायद ग्राफिक्स भी इसके रेडी है तो एक बार दिखा दीजिए। 2300 करोड़ से ज्यादा का ऑर्डर कंपनी को मिला है और ये ऑर्डर जो है वो विदेशी बाजारों में ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, इन सब चीजों के लिए मिला है। और FY26 में इनके पास जो ऑर्डर बुक है वो 22,500 करोड़ तक पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। और आज हम देख रहे हैं कि सुबह से ही काफी अच्छा मोमेंटम कल्पतरू के अंदर देखने को मिल रहा है। आपकी टिप्पणी क्या होगी सर कल्पतरू पे? सर फंडामेंटली बढ़िया स्टॉक है, 16,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है, 520 करोड़ के आसपास प्रॉफिटेबिलिटी है, तो कंपनी का सेल्स, प्रॉफिटेबिलिटी, मार्केट कैप तीनों सही है, लिक्विडिटी अच्छा है। और एक बात की सर, जो चार्ट में मैं देख पा रहा हूँ एक जो शॉर्ट टर्म बॉटम बना है, जो एक सपोर्ट लिया था वो है 850 के आसपास, तो 850 के बाद लगातार अभी ऊपर ही आ रहा है, तो मुझे लगता है कि जितना नीचे आना था शॉर्ट टाइम फ्रेम में आ गया। और एक बात सर, लगातार जो 22 अक्टूबर 22 था उसके बाद से कभी भी स्टॉक ने अपना जो वीकली मूविंग एवरेज प्राइस है उसके नीचे कभी भी क्लोजिंग नहीं दिया, लेकिन अभी वीकली जो मूविंग प्राइस है उसके नीचे ट्रेडिंग हो रहा है। 1050 के ऊपर जैसे ही फिर से क्लोजिंग देगा एक बार वीकली बेसिस पे, क्योंकि मैं डेली बेसिस पे नहीं कहूंगा, जब भी हम इन्वेस्टमेंट के बाद बोलते हैं हम यहाँ पे वीकली बेसिस पे देखते हैं चार्ट में, 1050 के ऊपर जैसे ही क्लोजिंग देगा ना, इमीडिएटली लेवल पे जो ऑल टाइम हाई था 1420 1450 के आसपास आपको फिर से दिखेंगे, तो जिनके पास है उनको डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए। जिनके पास है उनको निश्चित रूप से होल्ड करना चाहिए। और हमारे एक दर्शक की टिप्पणी आई है और उन्होंने 2-3 जो है पीएसयू शेयर हमें भेजे हैं, कहने लगे इस पर जो है प्लीज व्यू दिलवा दीजिए। कह रहे हैं विपुल गुरुदेव जी कोटि कोटि प्रणाम, आपको भी कोटि कोटि प्रणाम सर जो है अपने प्रश्न भेजने के लिए। ये तीनों सवाल इनके इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इस पर इससे जुड़े हुए हमारे पास 4-5-6 लोगों के और भी सवाल हैं, तो एक साथ जो है सबको एड्रेस करते हैं। पावर से जुड़ी हुई SJVN इनके पास है, 118 पे लेकर के बैठे हुए हैं, 100 शेयर इनके पास है। SJVN में इवन पूरे पावर पैक में अगर हम बात कर लें टाटा, अदानी, इन सब में काफी अच्छी तेजी रही है। NHPC में अच्छी तेजी रही है। अब इनका प्रश्न SJVN को लेकर के है। आज अगर हम देखें तो करीब 0.25% के आसपास से ज्यादा की मजबूती, 8820 का लेवल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और इन्होंने थोड़े से ऊपर के खरीद कर ली है, तो उसकी वजह से इनकी दिक्कतें थोड़ी सी हैं। 118 के भाव पर लिए हुए हैं। अभी क्या करना चाहिए सर? 118 पे लेकर के बैठे हुए हैं SJVN, आपकी टिप्पणी क्या होगी? सर एसजीवीएन का चार्ट मुझे अच्छा नहीं लगता, और मुझे लगता है कि कंपनी फंडामेंटल भी उतना स्ट्रांग नहीं है, लगातार जो हाईज बनाया था वो उसके कंप्लीट हो गया, फिर से अभी नीचे आ रहा है, सपोर्ट नहीं है, 62 से पहले तो कोई सपोर्ट नहीं है। और अगर हम बात करेंगे कि टाटा पावर, सर फंडामेंटली बहुत ही अच्छा कंपनी है, टेक्निकली भी अच्छा है, जो ऑल टाइम हाई था ऑलमोस्ट 485 के आसपास, तो अभी जो नीचे आ रहा है एक करेक्शन है,
इसमें जो इन्वेस्टर्स है उनको डेफिनेटली एवरेज करना चाहिए। और रही बात सर अदानी पावर का, सर अदानी एंटर अदानी ग्रुप को एक्चुअली मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि देखिए कितना बार अदानी के ऊपर ब्लेम एलिगेशंस बहुत कुछ लगा, लेकिन अदानी ग्रुप हर बार बाउंस बैक करता है। और मुझे लगता है अदानी पावर एक ऐसा फ्यूचर में मल्टीपिगर स्टॉक होने वाला है जो कि इन्वेस्टर्स को बहुत ही रिटर्न देगा। और अदानी पावर अभी 503 505 के आसपास ट्रेडिंग हो रहा है। मैं यहाँ पे स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस में मेंटेन करना चाहूंगा, वो है 420। अगर 420 के नीचे कभी भी ट्रेडिंग करने लगेगा तो मैं नहीं रहूंगा, क्योंकि आई बिलीव प्राइस एक्शन इज एवरीथिंग, ट्रेंड इज माय फ्रेंड। जब तक ट्रेंड सही रहेगा मैं रहूंगा, क्योंकि अदानी के जब हम बात करते तब यहाँ पे वॉलेटिलिटी भी हाई है, रिस्क भी बहुत ज्यादा होता है, लेकिन चार्ट में और टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों ही अच्छा है। सो मेरा फेवरेट काउंटर रहेगा टाटा पावर एंड अदानी पावर। अदानी पावर। सर एसजेवीएन पे क्या बताया सर आपने? सर एसजीएफएन पे अभी भी मुझे लगता है कि ये जो डाउनफॉल है कंटिन्यू होना चाहिए। 64 65 से पहले कोई भी स्टॉप लॉस नहीं है, तो मुझे लगता है कि और भी हाईली पॉसिबिलिटी से थोड़ा नीचे आ जाए, तो जिनके पास है वो एक 85 के स्टॉप लॉस के साथ एग्जिट करना प्रेफर करूंगा मैं। 85 के स्टॉप लॉस के साथ एग्जिट करना प्रेफर करेंगे। एक चीज यहाँ पर जानना चाहेंगे सर, चूंकि अभी हमारे जो प्रोड्यूसर साहब हैं उन्होंने जो है सुजलॉन का चार्ट दिखा रहे थे, और उस पे मैंने देखा कि 5% से ज्यादा की अब तेजी देखने को मिल रही है सुजलॉन में। अब ये 55 के आसपास पहुंचता हुआ 54-77 का लेवल देखने को मिल रहा है। ये देखिए 4% से ज्यादा की मजबूती जो है देखने को मिल रही है, और शानदार मूव ये सर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। क्या ये जो जो रुकावट आ रही थी ये दूर हो गई है? पिछले कई दिनों से जो 50 के इर्द गिर्द घूमता हुआ दिखाई दे रहा था, एक कंसोलिडेशन का फेज चल रहा था, क्या वो ओवर हो गया है? और इस रैली में कहां तक जा सकता है? अगली रुकावट सुजलॉन के लिए क्या हो सकती है आज की जो 5% की तेजी है उसको ध्यान में रखते हुए? सर 59 तक हाईली पॉसिबिलिटी से जाएगा। 59 के आसपास एक रेजिस्टेंस है, और लोअर साइड में 44 45 एक बेस बनाया है। तो जब तक 45 44 नहीं ब्रेक करता है उससे पहले फिर से यही पॉसिबिलिटी से एक बार आपको 65 70 तक दिखने को मिलेगा। लेकिन 55 में 59 में एक रेजिस्टेंस है, जब 59 ब्रेक होगा उसके बाद 65 एंड 70 तक आपको दिखेंगे। और जिनके पास है आपको एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस भी मेंटेन करना है, वो है 45। अगर कभी भी सुजलॉन 45 के नीचे होता है जाता है कभी भी, तो मैं इस काउंटर को नहीं रखूंगा मेरे पास। ये 59 के आसपास 2-3 बार रुक करके 54-55 क्रॉस करके वहां से लौट आता है। इस बार क्रॉस करेगा क्या सर? पहला टारगेट आपने बोला 59, क्या ये जो इसका प्रीवियस हाई है 85 के आसपास, जहां पर कि 75 के ऊपर इनफैक्ट काफी ज्यादा लोगों की पोजीशन है 70 के ऊपर, वहां पे लोग पूछ रहे हैं कब तक आ सकता है ये? अभी सर चांसेस ये है? बोलना बहुत ही मुश्किल है, बिकॉज ट्रेंड इज आवर फ्रेंड ना। तो जब तक 59 और उसके बाद 65 के लेवल के ऊपर क्रॉस नहीं करेगा, क्योंकि सर अभी मार्केट खराब है, ओवरसोल्ड हो गया था तो इसलिए नीचे आया। 45 44 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनाया, तो अभी जो बाउंस बैक आ रहा है एक जस्ट जितना ओवरसोल्ड हो गया था उसका एक रैली आ रहा है। 59 एक रेजिस्टेंस है, 59 के ऊपर आएगा तो 65 70। मैं हमेशा लेवल टू लेवल चलता हूँ सर, और मेरा एनालिसिस ऐसा है और इसमें मैं बहुत सफल होता हूँ, क्योंकि आपने देखा 24,500 से लेके मार्केट 22,000 आ गया, और अभी मैं धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव हो रहा हूँ, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि मार्केट फिर से ओवर द टाइम ठीक हो जाएगा। तो अभी स्विट्जरलैंड के लिए भी सेम चीज है सर। हमने देखा कि पेनी स्टॉक रहा था बहुत साल, मतलब लगातार अगर हम 2018 2019 2021 2022 परफॉर्मेंस नहीं रहा, और 2022 के बाद 2023 के बाद जो रैली बना था चार्ट में, वीकली जो मूविंग प्राइस है जो पॉजिटिव हुआ है, वो लगातार हमने देखा कि 10 रुपीज से ऑलमोस्ट 85 हो गया। अभी 85 से नीचे आते आते एक ब्रेक हुआ है, वीकली मूविंग प्राइस हुआ है 64 65 के आसपास। 65 वीकली बेसिस क्रॉस करेगा देन वीकली बेसिस सही होगा, और 59 एक अभी रेजिस्टेंस है। 59 एक रेजिस्टेंस है। चलिए, बिल्कुल आपने सही कहा सर कि आप सफल हैं अपने एनालिसिस में, और यही आपकी जो सफलता है, यही आपकी पॉपुलैरिटी और आपकी लोकप्रियता की वजह है। अगला सवाल जो होगा वो होगा एनएचपीसी पर। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन हाँ, यहाँ पर भी 80 के आसपास आकर के थक रहा है। क्या इस बार ये लेवल क्रॉस होगा 80 का, या फिर आपको लगता है कि यहाँ पर एक बार चेक करना पड़ेगा इसको कॉन्फिडेंस के साथ ये क्रॉस कर पाता है या नहीं? 77 69 77 57 के आसपास ट्रेड करता हुआ पिछले 5 दिन में 6-7% के आसपास की रैली आ चुकी है। स्लो मूवर है, आपकी टिप्पणी क्या होगी सर?
सर एक लगातार कंसोलिडेशन पैटर्न और एक फंसा हुआ है अपना ऊपर के साइड में 81 और लोअर साइड में अपना 70। सो ऊपर के साइड में 80 81 और लोअर साइड में 71 70। सो ये जो 10 रुपीज का जो ये जो मूवमेंट है ना, इसमें ही फंसा हुआ है स्टॉक। तो मुझे लगता नहीं है जब तक 80 के ऊपर वीकली बेसिस क्लोजिंग नहीं देगा ना, तो नेक्स्ट मोमेंटम नहीं आएगा। सो आप एक बार वेट कीजिए, होल्ड कीजिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 70। 80 के ऊपर आएगा तो इमीडिएटली आपको 85 89 तक दिखेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं पावर पैक के ऊपर जो हमारी चर्चा है वो कंप्लीट हो गई, काफी लोगों को ठीक लगी होगी। बहुत लोग पावर शेयरों को लेकर के सवाल पूछ रहे थे। एक जेपी पावर को लेकर के काफी लोग, छोटा शेयर है, काफी सवाल हमारे पास आ रहे हैं। जेपी पावर सर, क्या सिर्फ पावर की वजह से इसको पोर्टफोलियो का हिस्सा होना चाहिए? बहुत लोगों ने, एक अच्छी तेजी रही, जैसे जेपी है, रिलायंस पावर हुआ, ये लोगों को सस्ते लगे इसलिए लोगों ने इस थीम के अंदर पैसे लगा दिए। फिर उसके बाद से काफी ज्यादा हाई वोलेटिलिटी वाले शेयर हैं, अपर सर्किट लोअर सर्किट भी लगते रहते हैं। आपकी टिप्पणी क्या होगी? अवॉइड करना चाहिए ऐसे शेयरों को? सर मार्केट में इतना बढ़िया इतना अच्छा स्टॉक है, इन्वेस्टर्स को वहां पे ध्यान चाहिए देना चाहिए। मुझे लगता है कि आप देखेंगे प्रोमोटर होल्डिंग भी नहीं है, 24% प्रोमोटर होल्डिंग है। और प्रोमोटर के जो जो भी पहले होल्डिंग था 79% वो भी प्लेज करके रखा है। तो इसका मतलब है ये, मेरे पास जितना होल्डिंग है, मुझे पैसा लेना है, मुझे लोन लेना है, इसीलिए मैंने मेरा जो शेयर्स है मैंने उनको प्लेज कर दिया और बैंक से मैंने लोन ले लिया। एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है सर। और सेकेंड थिंग, चार्ट में मैं देख पाता हूँ एकदम ही मतलब अच्छा कंपनी नहीं है और पेनी स्टॉक है, लिक्विडिटी नहीं है, कभी कभी पंपिंग डंपिंग वाला या पे चीज होता है। तो क्या पता 14 रुपया से 25 25 30 भी हो जाए, या से डबल भी हो जाए, फिर भी मुझे तो नहीं लेना है। क्योंकि मेरा जो कमाया हुआ पैसा है बहुत ही हार्डवर्क मेहनत से बनता है, आई बिलीव सबका बनता है। तो इसीलिए ऐसे स्टॉक से, पेनी स्टॉक से जितना आप डिस्टेंस मेंटेन करके चलेंगे उसका उतना ही आपको अच्छा होगा आपके पोर्टफोलियो के लिए। मेहनत की कमाई है, इस तरीके से आप लोग जो है इसको बर्बाद मत कीजिए। तो ये सलाह आपके लिए यहाँ पर है, इस तरह के शेयरों से दूर रहिए। अच्छे शेयर सस्ते दाम पे मिल रहे हैं, लेकिन बाजार कितना अच्छा लग रहा है वाकई में। निफ्टी इस समय जो है 22,625 का हाई लगा करके ऊपर से अब फिसल रहा है। 40 अंकों की मजबूती इस समय निफ्टी के अंदर देखने को मिल रही है। और वीकेंड जब पास में हो और निफ्टी के लेवल हो तो चेहरे पे मुस्कुराहट और ज्यादा बढ़ जाती है सर। काफी टाइम के बाद मुझे लगता है कि ऐसा कोई हफ्ता होगा जबकि लोग जो है, अगर अगर इसी तरह की क्लोजिंग आसपास आती है तो सर ये 22,600 के ऊपर क्लोजिंग होगी, इसे कितना पॉजिटिव साइन मान रहे हैं आप, अगर होती है तो? सर मैं पॉजिटिव अभी नहीं मान रहा हूँ, क्योंकि मार्केट को जो एक शॉर्ट कवरिंग मूव आना था, मुझे लगता है 22,700 मैक्सिमम, 22,700 से लेके 22,750 यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। अगर 22,800 के ऊपर क्लोजिंग होता है और एक हफ्ता टिकता है, उसके बाद फिर से आपको दिखेंगे 23,200 400। लेकिन जितना रैली था वो हो गया, और मार्केट हर बार मतलब यू कांट प्रिडिक्ट द मार्केट, क्योंकि आप जो सोचेंगे कभी ना कभी उसका ही उल्टा होता है हमेशा मार्केट में। तो 22,000 अभी सब लोग सोच रहे हैं मार्केट ठीक हो गया, 2 3 दिन से रैली आ गया, मार्केट ठीक हो गया, नहीं ठीक हुआ। मार्केट में 22,700 में एक बहुत ही बड़ा रेसिस्टेंस है। इसीलिए देखेंगे आज का जो ऑलमोस्ट हाई है, डे हाई 22,625, दिन में आपको दिखेंगे 22,650 80। लेकिन 22,700 के ऊपर जब तक क्लोजिंग नहीं हो पा रहा है ना, वो एक कॉन्फिडेंट नहीं आ रहा है। ठीक सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। तो ये जो है ना, इसको ये भी आपको ध्यान में रखना होगा, ट्रैप में ना फंसे। 22,700 एक बड़ी रुकावट जो है वो मान के चल रहे हैं प्रदीप जी। चलिए कुछ एक और जो है शेयरों पे जरा फटाफट बात करते हैं और फिर खबरों वाले शेयरों पे कुछ एक खबरें भी हैं, उस पर फटाफट रुक करेंगे। सर, फर्टिलाइजर पैक में पिछले कुछ समय में हमने देखा है कि एक अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। चंबल पे बहुत सारे सवाल भी हैं हमारे पास। अवधेश कुमार है प्रयागराज से, वो चंबल पे जानना चाह रहे हैं। 540 के आसपास लेकर के बैठे हुए हैं। लेकिन अभी वैसे अगर हम देखें चंबल के ऊपर जो पिछले कुछ समय में जो मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया है, अभी 578 के आसपास है। पिछले 4-5 दिन में 6-7% के आसपास का अप मूव देखने को मिला। एक महीने में करीब 4% के आसपास की तेजी रही है। आप कैसे देख रहे हैं? आज आप देखिए जीएनएफसी हो, जीएसएफसी हो, नेशनल फर्टिलाइजर हो, सब में 1 से 2% के आसपास की तेजी है। फर्टिलाइजर में कोई पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है क्या? सबसे पहले चंबल फर्टिलाइजर। सर यही स्टॉक आज मैं लेके आया था बताने के लिए, तो अभी बता दूं। नहीं सर, वो फिर हमारे दर्शकों को वेट करना पड़ेगा। चंबल, अगर चंबल है क्या उसमें?
हाँ वही है, चंबल है तो फर्टिलाइजर। लेवल फिर उसके लेवल आखिरी में बात करेंगे। ओके। चंबल के लेवल अभी नहीं बताएंगे। फिर चंबल के अलावा कुछ कोई और शेयर डिस्कस कर लेते हैं। एनएफएल पे बात कर लीजिए सर, क्योंकि फर्टिलाइजर पे जो हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से रैली देखने को। एनएफएल इंट्राडे हाई पर सर, नेशनल फर्टिलाइजर 84 92 85 के आसपास पहुंचता हुआ। आरसीएफ हम देख रहे हैं 3%, 2.5 3% के आसपास की तेजी है। पूरे फर्टिलाइजर पैक में एक अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। एनएफएल 85 के आसपास कैसा लग रहा है सर आपको? सर मुझे लगता है एक बार 87 89 इमीडिएट लेवल पे आना चाहिए, और जिस तरीके से वॉल्यूम बनता हुआ दिख रहा है, मुझे लगता है आजकल परसों तक 2 3 दिन में 89 90 तक आना हाईली पॉसिबिलिटीज है, चांसेस है, आ सकता है। और आपको एक स्टॉप लॉस भी मेंटेन करना पड़ेगा, वो है 76 का। 76 का स्टॉप लॉस। सर आरसीएफ पे भी अगर एक बार आप देख लें, वहां पर भी अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कौन सा सर? आरसीएफ, राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर, ओके। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं पूरे इवन फर्टिलाइजर पे ही हम देख रहे हैं कि काफी अच्छी मजबूती है। राष्ट्रीय केमिकल जो है अब 127 128 के आसपास, ये भी इंट्राडे है। मुझे लगता है शायद कोई खबर या तो आ चुकी है या आने वाली है, क्योंकि एकदम से जो है हम देख रहे हैं सभी जो है जो शेयर हैं फर्टिलाइजर से जुड़े हुए, उनमें काफी तेजी के साथ मजबूती बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, और सभी अपने इंट्राडे हाई पे ट्रेड करते हुए। हालांकि बाजार में भी इंट्राडे हाई के नजदीक है, लेकिन जिस तरीके के चार्ट्स यहाँ बन रहे हैं इंट्राडे लेवल पे, वो ऐसा लग रहा है कि कोई खबर या तो आने वाली है या फिर आ चुकी है। चलिए खबर तो हम तलाशते हैं, ढूंढते हैं, लेकिन आपकी टिप्पणी आरसीएफ पे सर। सर मुझे लगता है कि अभी एक जो इंटर सेगमेंट पे जो एक पॉजिटिव रैली आ रहा है, मुझे लगता है ये रैली कंटिन्यू होना चाहिए, क्योंकि शॉर्ट टाइम फ्रेम में ना बहुत गिर गया था। और मुझे लगता है इसमें अभी 125 127 के आसपास ट्रेडिंग हो रहा है। मेरे को लगता है नेक्स्ट जो रेसिस्टेंस है ना 145 के आसपास है, उससे पहले नहीं है। तो ये जो रैली आ रहा है 127 125 के आसपास ट्रेडिंग हो रहा है, मेरे को लगता है 120 135 पहला टारगेट होना चाहिए, और सेकंड टारगेट होना चाहिए 142। हम्म तो आज के लिए आपको फर्टिलाइजर पैक पे नजर रखनी है, और जो लेवल बताए जा रहे हैं प्रदीप जी की तरफ से, आप नोट डाउन कर लीजिए। ये लेवल आपको जो है ना, ये ध्यान रखिए, क्योंकि ये टारगेट तेजी से अचीव हो सकते हैं अगर कोई खबर है और वो बाजार पे आने वाली है। जिस तरीके से मोमेंटम देखने को मिल रहा है, और धीरे धीरे करके जो इन शेयरों में क्रॉस द बोर्ड सभी फर्टिलाइजर में तेजी है, तो जहां पर अभी थोड़ी तेजी कम हो, वहां पर मुझे लगता है कि शायद अगर पोजीशन बनाई जाए तो एक ट्रेडिंग मोमेंट तो बन सकता है यहाँ पर एक। चलिए इस बीच, और ये किस तरीके से होता है, जैसे अभी चंबल के ऊपर टारगेट देंगे, तो जैसा आप इन्होंने खुलासा तो कर ही दिया है प्रदीप जी ने, ऐसे ही कल हमने जो है ना, हमारे साथ तापसे साहब थे, प्रशांत ताप साहब, उन्होंने एक ट्रेड दिया था। और जरा अगर हो सके तो स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए। प्रशांत तापसे जी ने एक ट्रेड दिया था, और ये देखिए आप, 24 घंटे के अंदर ये टारगेट हिट हुआ है। 1250 का टारगेट इन्होंने कल दिया था, 1145 के आसपास ये ट्रेड कर उस समय जो है चल रहा था, और 1250 के लक्ष्य के लिए इन्होंने कहा था कि यहाँ पे आप खरीदारी करके चल सकते हैं। मोमेंटम क्या होता है ये आपको इस तरह के ट्रेड से पता लगेगा। अब आज की डेट में अभी जो है 1293 का लेवल देखने को मिल रहा है, और 1276 अभी ट्रेड करता हुआ, अभी आज इंट्राडे लेवल पे 1294 का इसने जो है वो हाई बनाया है। तो 24 घंटे के अंदर ये टारगेट हिट हुआ है। तो ये प्रशांत आपसे हो, प्रदीप हल्दर जी हो, ये लोग बड़ी मेहनत से जो है बहुत लेवल्स को चेक करके अपने पैरामीटर्स पे आप लोगों को शेयर रिकमेंड करते हैं। तो लेवल्स का अवश्य ध्यान रखें सर। जेन टेक्नोलॉजी पे एक टिप्पणी हो जाए क्या? अभी भी कोई और अपमूव बाकी रह गया है, क्योंकि टारगेट तो हिट हो गया है, लेकिन क्या यहाँ से भी कोई यहाँ पर कोई पोजीशन ली जा सकती है? आपको लगता है कि नहीं ठीक है, रैली आ चुकी है, अभी छोड़ देना चाहिए? सर अभी तो एक रेजिस्टेंस के आसपास आ गया है, और अच्छा खासा वॉल्यूम के साथ ऊपर आया है। हम्म आज का 1280 के ऊपर टिके रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आज 1280 के ऊपर टिकता है तो मुझे लगता है एक बार उनको 2 से 3 दिन में 1350 से लेके 1370 तक दिखने को मिलेंगे। तो उनको, जिनके पास ऑलरेडी है, जिन्होंने प्रॉफिट किया है, तो मेरा सलाह यही रहेगा, एक छोटा सा ट्रेलिंग आपका जो स्टॉप लॉस है उसको थोड़ा ट्रेल कर लीजिए, आप ऊपर कर लीजिए। वो होगा 1270 के एक स्टॉप लॉस के साथ आप होल्ड कीजिए। अगर आज का दिन 1280 1285 इसके ऊपर क्लोजिंग होता है, तो आप डेफिनेटली मान के चल सकते हो, आप 1350 1370 आपको 1 2 दिन में दिखेंगे। और नहीं होता है तो आपका प्रॉफिट भी बुक हो जाएगा, और आपको ज्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होगा। जिस तरीके से वॉल्यूम आ रहा है, और बात करते करते सर इतना ऊपर आ रहा है, मेरे को लग रहा है कि सर हाईली पॉसिबिलिटीज है और भी ऊपर आना। 1370 1350 बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रेजिस्टेंस है, मुझे लगता है वहां तक जाना चाहिए।
ठीक है, तो ज़ेन टेक्नोलॉजी पे आपको नजर रखनी चाहिए। इस बीच नजर रख लीजिए जरा टाटा स्टील पे। जब से स्टील चाइना के अंदर खबर आई है सर कि प्रोडक्शन कट करने की खबर आई है, उसके बाद से पिछला लगातार ये तीसरा दिन है, धीरे धीरे करके ये अपनी जगह बना रहा है और ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। अब 150 के ऊपर जो है टाटा स्टील का शेयर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। टाटा स्टील पे बहुत लोगों की पोजीशन भी है पहले टाइम से ही। अभी टाटा स्टील के अंदर क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए इस रैली में, कहां तक जा सकता है, क्या अभी भी यहां पर फ्रेश पोजीशन की गुंजाइश है, या पिछले 2-3 दिनों के अंदर जो रैली यहां पर आ चुकी है, क्योंकि 11% के आसपास की रैली 3 दिन के अंदर 4 दिन के अंदर आ चुकी है, अभी क्या सलाह रहेगी टाटा स्टील पे सर? स्टील काउंटर पे नो डाउट टाटा स्टील बहुत ही एक प्रॉफिटेबल कंपनी है। ठीक है, 1 लाख ऑलमोस्ट 90,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है, 2500 के आसपास प्रॉफिट है लास्ट अपना ईयर में भी। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है टाटा स्टील। और चार्ट में भी अगर हम देखेंगे कि बहुत नीचे ऑलरेडी आ गया है। एक रेसिस्टेंस का काम कर रहा था 148 147 के जोन, तो उसके ऊपर भी अभी आ गया है। तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट जो रेसिस्टेंस होने वाला है वो है 168 170। तो मुझे लगता है कि एक बार जो अभी 151 152 चल रहा है, एक बार आना चाहिए टारगेट 168 169 तक। जैसे ही 170 के ऊपर क्लोजिंग देगा, फिर से ऑल टाइम जो हाई है 183 आपको दिखेंगे। तो जिनके पास है शॉर्ट टर्म व्यू, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म व्यू, आपको होल्ड ही करना है। फ्यूचर बहुत ही पॉजिटिव लग रहा है मुझे। फ्यूचर बहुत ही पॉजिटिव लग रहा है। एक टारगेट और बता दीजिए वेदांता का। वेदांता में जो है अब डिमर्जर को लेकर के स्टॉक स्प्लिट को लेकर के मंजूरी मिल गई है। अब इनके माफ कीजिएगा, 5 डिमर्जर को लेकर के मंजूरी मिली है, 5 हिस्सों में कारोबार बटेगा। जिन लोगों के पास है उनको डिमर्जर के अनाउंसमेंट का और उसकी प्रक्रिया का वेट करना चाहिए, या एक बार के लिए एग्जिट करना चाहिए। अभी वेदांता पे क्या व्यू है आपका? सर वेदांता के लिए ना एक डबल टॉप बना था, उसके बाद का जो ब्रेकआउट आया था ऑलमोस्ट 522 के आसपास गया था। तो उसके बाद अभी जो नीचे आया ना, रिट्रेसमेंट चल रहा है। रिट्रेसमेंट जोन कंटिन्यू रहेगा, और जैसे ही रिट्रेसमेंट कंटिन्यू रहता है ना, वीकली बेसिस पे चलता है ऐसा। तो मेरे को लगता है एक फंसा हुआ जोन है, वो है अपर केस में 470 480 एंड लोअर केस में 420। तो इसके बीच ना फंसा रहेगा नेक्स्ट 1-2 महीना, पॉसिबिलिटीज है। तो यहाँ पे इमीडिएटली रिटर्न नहीं आएगा, लेकिन कंपनी फंडामेंटली अच्छा है। लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम में 1.5 से 2 साल के अगर आप टाइम फ्रेम देखते हो, तो यहाँ से मेरे को फ्रेश 40-50% आप मूव दिखता है। ठीक। इस बीच रीमा परमार जी कह रही है 1 साल के लिए 2 लाख रुपए लगाने हैं, क्या करें? मैम आखिरी में पूछेंगे ये सवाल प्रदीप जी से कि आखिर में अगर पूरे साल के लिए कोई पोर्टफोलियो बनाना हो तो कैसे बनाएं, और 1-2 लाख रुपए लगाने हो तो ये सही टाइम है या वेट करना चाहिए? लेकिन इन सब के बीच में बहुत सारी कुछ एक खबरें हैं, एक एक करके जरा स्क्रीन पे ले आइए, थोड़ा सा उस पर भी डिस्कशन कर लेते हैं और देखते हैं कि वहां पर किस तरह के कोई ट्रेड अगर निकल के आ रहे हैं कि नहीं निकल के आ रहे हैं। सबसे पहले जरा आरबीएनएल पे बात करें। आरबीएनएल जो है क्या शानदार मूव देखने को मिला है, लगातार ऑर्डर की खबरें फिर से आनी शुरू हो गई हैं आरबीएनएल को लेकर के, और आज शेयर में अच्छा मोमेंटम भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। 0.25% के आसपास की तेजी आरबीएनएल में। 156 करोड़ के लिए कंपनी को ऑर्डर को एक तरीके से अप्रूवल मिलता हुआ दिखाई दे रही है, दिया है। साउथ वेस्ट रेलवे से कंपनी को ये ऑर्डर मिला है, जिसमें इंजीनियरिंग, डिजाइन, कंस्ट्रक्शन, ये तमाम काम जो है वो करने होंगे। साथ ही साथ इलेक्ट्रिशियन जो है विद्युतीकरण का भी काम इसमें शामिल है। सर 347 पे पहुंच गया है आरबीएनएल, और पिछले 5 दिन में 5-6% की रैली देखने को मिली है। क्या जो वर्स्ट है वो पूरा हो गया, या अभी आने वाले दिनों में और दर्द बाकी है? आपकी टिप्पणी आरबीएनएल पे। सर आरबीएनएल एक शॉर्ट टर्म जो लो बनाया था ऑलमोस्ट 2-3 दिन 4 दिन पहले ही अपना 310 के आसपास, तो वहां से एक बहुत ही अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी था। तो जिन्होंने बाइंग किया था, मैंने उस दिन भी बताया था कि 315 320 एक अच्छा लेवल है। तो अभी 347 350 चल रहा है। तो मुझे लगता है कि आपको नेक्स्ट 1-2 महीने में ही कभी दिखेंगे कि 380 400 का जोन भी क्रॉस कर जाएगा। लेकिन बाई कब करना है? आप अगर थोड़ा बहुत आप रिस्क ले सकते हो तो इस जोन पे बाई कीजिए। नहीं तो मेरा मानना ये है कि कभी भी नेक्स्ट पैनिक आपको मिलेंगे 320 325, तब आप जाके बाई कीजिए। लेकिन जिनके पास है वो होल्ड कीजिए। पहला बॉटम हो चुका है, फिर 1-2 बार पैनिक आएगा, फिर से बाउंस बैक करके ऊपर आएगा। लॉन्ग टाइम फ्रेम में बहुत ही अच्छा है, होल्ड कीजिए। जी, चलिए अगली कंपनी पे जो खबर पे आए उससे पहले एक रेमंड पे जरा एक व्यू जानना चाहेंगे। आज 1.5% टूटा है 1340 के आसपास। टेक्सटाइल को लेके बड़ी स्टोरीज थी, लेकिन और उसमें लोगों ने काफी जो है पोजीशन भी टेक्सटाइल शेयरों के इर्द गिर्द जो है बनाई है। दूसरा कंजम्पशन स्टोरी थी, लेकिन सुस्ती है सर रेमंड के अंदर। क्या यहाँ पर एवरेजिंग की सलाह रहेगी क्या रेमंड के अंदर? आपकी टिप्पणी क्या होगी? अभी क्या करना चाहिए रेमंड पे?
सर एक सपोर्ट था 1350 के आसपास जो कि टूट चुका है, तो मुझे लगता है कि एक ब्रेकडाउन आया है इमीडिएट लेवल पे। यहाँ पे ना बाइंग नहीं करना चाहिए, एक बार वेट करना चाहिए। कभी भी अगर आपको यहाँ से 300, यहाँ से एक्चुअली चार्ट में 300 रुपया का गैप है, तो हो सकता है 1000 भी आ जाए, क्योंकि जब तक नेक्स्ट 1400 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा, उसके ऊपर सस्टेन नहीं करेगा, तो एक बहुत ही नेगेटिव संकेत है। तो इसलिए मैं इस जोन पे बाइंग करने के लिए कंफर्टेबल नहीं हूँ। अवॉइड करें। और इस पर जो है प्रिया जी का सवाल भी था, तो प्रिया जी थोड़ा सा आप अभी ट्रैप में हैं, एवरेज तो ना ही करें अभी, तो ज्यादा बेहतर होगा। चलिए, अभी हम रेलवे की बात कर रहे थे आरबीएनएल को लेकर के, तो अब जरा राइट्स को लेकर के आ जाइए स्क्रीन पर, और राइट्स पे देखते हैं क्या स्टोरी निकल के आ रही है, वहां पर क्या कुछ खबर है। आपको यहाँ पर भी जो है ऑर्डर की ही खबर है। हाई स्पीड एलिवेटेड रेलवे कॉरिडोर बनाने के लिए आपको बता दें कंपनी को ऑर्डर मिला है। हैदराबाद बेंगलोर, हैदराबाद चेन्नई के बीच में कॉरिडोर बनाने के लिए ये टेंडर मिलता हुआ कंपनी को दिखाई दिया है। करीब 28 करोड़ के आसपास के टेंडर को लेकर के मंजूरी मिली है। अभी जो है राइट्स पे अगर हम नजर डालें, तो भाव जो देखने को मिल रहा है वो देखने को मिल रहा है 221 रुपए का, 4% तेज है। मतलब हालांकि ऑर्डर इतना बड़ा नहीं है जितनी तेजी यहाँ पर है। 28 करोड़ का ऑर्डर कोई बहुत बड़ा ऑर्डर नहीं है, लेकिन अभी मोमेंटम में है रेलवे शेयर। सर राइट्स कैसा लग रहा है आपको? मुझे लगता है राइट्स का चार्ट में अभी भी एक जो गिरावट है वो खत्म नहीं हुआ है, पॉसिबिलिटीज है, लेकिन यहाँ पे एक कंसोलिडेशन करेगा, अभी टाइम लगाएगा। तो हायर टाइम फ्रेम में 250 और लोअर टाइम फ्रेम में 205 210 एक जो है कंसोलिडेशन करेगा इस प्राइस के अंदर अंदर, तो होल्ड करना चाहिए, उनको वेट करना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि नहीं मैं बाइंग करूंगा, तो ऐसा आरवीएनएल और बीएल वाला काउंटर है, वहां पे आपको शिफ्ट होना चाहिए। आरवीएनएल और दूसरा क्या काउंटर बताया? बीएमएल, बीएल। बीईएल। चलिए, जब आपने बीईएल का जिक्र छेड़ दिया है सर, तो वही जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाते हैं। बीईएल लेकर के आइए स्क्रीन पर, और बीईएल पे जो है खबर बताइए क्या यहाँ पर निकल करके आ रही है। तो बीईएल पे आज एक खबर निकल के आई है, और खबर यहाँ पर ये है कि कंपनी को यहाँ पर भी ऑर्डर की खबरें हैं। करीब 577 करोड़ रुपए के नए डिफेंस ऑर्डर कंपनी को मिले हैं, और ये जो है इलेक्ट्रॉनिक युद्ध उत्पाद और पनडुब्बियों के संचार समाधान और रडार अपग्रेड के लिए कंपनी को मिला है। और अब तक के इस फाइनेंशियल ईयर में कंपनी को 13,700 करोड़ रुपए के ऑर्डर मिले हैं। तो वैल्यूएशन को लेकर के जो भी बात हो, लेकिन ऑर्डर बुक लगातार जो है डिफेंस कंपनियों की बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और आज बीएल के शेयर पे नजर डालें, तो जो भाव देखने को मिल रहा है 2.25% ऊपर, 280 के आसपास अभी ट्रेड करता हुआ। बीएल का जिक्र आपने किया सर, 5 दिन में 12-13% से ये शेयर चल चुका है। अभी और कितना अपसाइड देखने को मिल रहा है, क्योंकि हायर लेवल पे भी काफी पोजीशन है बीएल पे। सर बीएल को लेके मैं बहुत ही पॉजिटिव हूँ, क्योंकि एक चीज जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है वो है कि 28 रुपीज से ऑलमोस्ट 330 के आसपास ऑल टाइम हाई है। 330 335 के आसपास ऑल टाइम हाई है। कभी भी अपना वीकली जो मूविंग एवरेज प्राइस है उसके नीचे क्लोजिंग नहीं दिया। सर रिसेंटली नीचे आया था 265 के नीचे, और अभी हमने देखा कि लास्ट 1-2 दिन में ही 265 के ऊपर फिर से आ गया। मतलब यही एक संकेत दे रहा है स्टॉक की भैया मैं तो फिर से ऊपर जाने के लिए रेडी हूं। और लोअर टाइम फ्रेम में जितना नीचे आना था वो शॉर्ट टर्म करेक्शन हो चुका है। लोअर टाइम फ्रेम में 245 240 एक अच्छा बेस भी बना लिया है, और अभी ऊपर आ रहा है। मुझे लगता है कि कुछ टाइम लग सकता है, 3 से 4 महीना, लेकिन फिर से आपको 300 का टारगेट, उसके बाद जो ऑल टाइम हाई है, ऑल टाइम हाई भी स्टॉक पे बनते दिखेंगे। और फंडामेंटल भी अच्छा है, टेक्निकल भी अच्छा है, तो मेरा बहुत ही फेवरेट काउंटर है। तो मेरा यही सलाह रहेगा, आप होल्ड कीजिए, नो इश्यू। काउंटर बहुत ही अच्छा एंड फ्रेश है। ये सलाह बीईएल को लेकर के निकल करके आ रही है। चलिए, अब जरा डिफेंस से बाहर निकलते हैं, चलते हैं रियल एस्टेट पे। ब्रिगेड इंटरप्राइजेज पे देखते हैं क्या कुछ खबरें हैं। आपको बता दें कि कंपनी ने एक नया प्रोजेक्ट जो है चेन्नई के अंदर लॉन्च किया है। 6.5 एकड़ के अंदर कंपनी का ये प्रोजेक्ट जो है वो फैला हुआ है। करीब 1700 करोड़ रुपए के रेवेन्यू जनरेशन की एक्सपेक्टेशन वो जो है कंपनी को यहाँ से है, ब्रिगेड इंटरप्राइजेज में, आपको बता दें। और अभी ब्रिगेड पे जो भाव देखने को मिल रहा है वो देखने को मिल रहा है करीब 2% की तेजी, 975, 976, 972 के आसपास ये शेयर ट्रेड करता हुआ 1% की तेजी है। सर ब्रिगेड इंटरप्राइजेज पे आपका व्यू? सुबह पे आपसे बात हुई थी, अब थोड़ा ब्रिगेड भी देख लीजिए एक बार चार्ट पे। सर मुझे लगता है कि देखिए चार्ट में ना एक सपोर्ट था
लगातार एक सपोर्ट जो है 1108 एंड 1110 के आसपास एक सपोर्ट था, वो ब्रेक हो चुका है। उसके बाद एक बार 1000 के आसपास भी सपोर्ट था, वो भी ब्रेक हो चुका है। तो नेक्स्ट जो सपोर्ट है ना 875 880 के आसपास है। तो मुझे लगता है कि एक बार स्टॉक वहां तक आना चाहिए। जो अभी 2-3 दिन से जो रैली मार्केट में हुआ है, इसी का एक बाउंस बैक आया है। लेकिन हायर टाइम फ्रेम में मैं इस स्टॉक को लेके अभी भी मुझे डाउट है कि और नीचे आ सकता है। और अगर मैं थोड़ा फंडामेंटल भी बात करूंगा, फंडामेंटल भी देखेंगे कि ज्यादा बड़ा प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी नहीं है, 500 करोड़ के आसपास ही प्रॉफिट है। और मुझे लगता है कि जो पी है वो भी ज्यादा थोड़ा हाई है, ऑलमोस्ट 37 के आसपास है। और नेगेटिव भी है, कंपनी ऑलमोस्ट जो अपना रिटर्न ऑन इक्विटी है ऑलमोस्ट लो लेवल पे अभी चल रहा है। तो मेरे को लगता है कि सर एक बार थोड़ा प्राइस ओवर वैल्यूएशन है, यहाँ से भी 10 to 12% का करेक्शन पॉसिबिलिटीज है। तो इन्वेस्टर, अगर कोई भी इन्वेस्टर नया फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो ऐसे 10 to 12% डाउनफॉल आ सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग आप सोचिए। और जिनके पास पहले से हो, जैसे कुछ लोगों ने भेजा कि 1150 पे ले रखे हैं, कोई कह रहा है 1200 पे ले रखे हैं, वो क्या करें? अभी वेट करें या उनको निकल तो जाए? पहले एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए था। अगर आपने नहीं किया तो नेक्स्ट आपका स्टॉप लॉस होगा वो है 860। मुझे नहीं लगता कि उसके नीचे जाना चाहिए, क्योंकि 860 का जो लो है ऑलमोस्ट मार्च 2024 का लो है। तो मुझे लगता नहीं कि उसके नीचे जाना चाहिए। तो आप होल्ड कर सकते हो। होल्ड कर सकते हो। क्वेस कॉर्प एक और कंपनी जिस पर कि आज एक खबर निकल के आई है, जरा स्क्रीन पर लेकर के आते हैं, देखते हैं क्या कुछ खबरें यहाँ पर निकल करके आ रही हैं। क्वेस कॉर्प को लेकर के कंपनी को डिमर्जर के लिए एनसीएलटी की मंजूरी मिल गई है। 3 पब्लिक लिस्टेड एंटिटी के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। तो 3 कंपनियों को जो है, 3 कंपनियां, क्वेस कॉर्प से 3 कंपनियां निकलेगी। और कंपनी ने फरवरी 2024 में जो है अपने कारोबार को जो है 3 हिस्सों में बांटने का ऐलान किया था। और आज जो है एनसीएलटी की मंजूरी मिलने के बाद शेयर में तेजी है। शुरुआत में 5% के आसपास की तेजी थी, अभी भी 2.75-3% के आसपास की तेजी देखने को मिल रही है। क्वेस कॉर्प, सर आप क्या टिप्पणी जानना चाहेंगे? क्या सजेस्ट करेंगे क्वेस कॉर्प पे? सर लोअर टाइम फ्रेम में 570 एंड 575 के आसपास एक सपोर्ट है। तो मुझे लगता है उसके नीचे नहीं जाना चाहिए। एक जो अभी चार्ट में बाउंस बैक आ रहा है, मेरे को लगता है कि एक बार 720 750 हो सकता है कि नेक्स्ट 1-1.5 महीने में आपको दिखेंगे। तो आपको होल्ड करना चाहिए। और फंडामेंटली से डिविडेंड बहुत अच्छा देता है कंपनी, प्रॉफिटेबिलिटी अच्छा है, 10,000 करोड़ के आसपास अपना मार्केट कैप भी है। और अगर आप सेल्स ग्रोथ देखेंगे लास्ट 10 साल का, 1-2 साल का नहीं, 10 साल का, वो भी 26.3% के आसपास कंटिन्यू हो रहा है। तो मेरा व्यू सर पॉजिटिव ही है। मार्केट खराब है तो इसलिए थोड़ा नीचे आया था। मैं इसमें बहुत ही पॉजिटिव हूं। तो एक बार होल्ड करना चाहिए। मुझे लगता है कि इन्वेस्टर को जितना भी पेन हुआ है रिसेंटली, जो मार्केट फॉल हुआ है 654 655 के आसपास ट्रेडिंग हो रहा है, मेरे को लगता है एक बार 750 780 तक आना चाहिए। चलिए आगे बढ़े और जो है फटाफट से हर्ष के पास चले। टाइम ज्यादा हो गया, आज 10:50 हो गए। समय बहुत बहुत कम समय में बहुत चीजें करनी है, लेकिन सुषमा जी का सवाल ले लेते हैं। आज वुमेन्स डे है, तो महिलाओं को मतलब नाराज नहीं किया जा सकता है। डीएलएफ पे सर 860 पे लेकर के बैठी हुई है। रियल एस्टेट पे हमने 2-3 शेयरों में बात की। डीएलएफ कैसा लग रहा है? 20 शेयर इनके पास है, करें एवरेज करें या वेट करें, या फिर लॉस अभी बुक कर लें? 860 पर लेकर के बैठी हुई है सुषमा जी। देखिए डीएलएफ का अभी एक जो डाउनफॉल आया था चार्ट में, ब्रेक डाउन हुआ है 700 का जोन, 700 के नीचे आया जब भी सर। उसके बाद अभी जो बेस बनाया ऑलमोस्ट 760 750 के आसपास। तो मुझे लगता है एक हायर टाइम फ्रेम में 690 इज अ जोन, 700 इज अ जोन। उससे उसके ऊपर जब रहेगा, क्लोजिंग देगा, उसके बाद ही जो नेक्स्ट मोमेंटम रहेगा वो आएगा। तो उससे पहले तो मुझे लगता नहीं कि अभी इमीडिएट लेवल पे कुछ करना चाहिए डीएलएफ पे, क्योंकि रियल एस्टेट सेक्टर जो है वो बूमिंग तो है, लेकिन अभी जो मार्केट जो सस्टेनेबिलिटी नहीं है, इसके कारण मार्केट अभी डीएलएफ वाले स्टॉक, गोदरेज प्रॉपर्टीज वाले स्टॉक बहुत ही नीचे आ गया है। तो मेरे को लगता है एक बार उनको वेट करना चाहिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 640। ठीक। चलिए चलिए, दीपक जुगत जी कह रहे हैं, गुड मॉर्निंग विपुल सर जी, नाउ आई फाइंड योर चैनल क्वाइट यूजफुल कंपेयर टू योर प्रीवियस चैनल, सो आई हैव शिफ्टेड टू योर चैनल। थैंक्स, बहुत बहुत थैंक यू सर कि आपको हमारे पुराने संस्थान से बेहतर ये संस्थान लग रहा है। तो और बहुत मेहनत कर रहे हैं हम लोग, तो आप लोग जो है ऐसे ही अप्रिशिएट करते रहिए। और अब जो है अप्रिसिएशन का टाइम हो गया है, हर्ष के समय कम है, फटाफट जो है चलते हैं ब्रोकर बोले।
ब्रोकर बोले खास पेशकश हमारी हर रोज जुड़ते हैं हमारे साथ इस सेगमेंट में और बहुत सारी रिसर्च रिपोर्ट को खंगालते हैं। और आज तो जो जो शेयर लेकर के आए हैं, मतलब क्या ही कहा जाए। कोई रक्षा से जुड़ा हुआ है, कोई रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ है। तो जो आपके सवाल आ रहे हैं ना, उन्हीं के इर्द गिर्द जो है हर्ष जो है उन ऐसे ही शेयरों को लेकर के आए। चलिए शुरुआत करते हैं। हर्ष, कहाँ से शुरू कर रहे हैं? जी, सबसे पहला जो शेयर है वो है जी एंटरटेनमेंट। तो जी एंटरटेनमेंट के ऊपर यहाँ पर ब्रोकर जो है वो न्यूमामा है, खरीदारी की इन्होंने सलाह दी है। टारगेट 185 का रखा है। अभी स्टॉक जो है करीब 100 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो प्रति शेयर के हिसाब से देखें तो 85 रुपए का अपसाइड इनको दिख रहा है। अब इन्होंने वजह क्या बताई है? इन्होंने सबसे पहले कहा है कि जिस तरीके से प्रमोटर्स ने ओपन मार्केट में करीब 27 लाख शेयर खरीदे हैं, 27 करोड़ के, ये एक अच्छा मूव है। और इससे प्रमोटर की जो हिस्सेदारी है वो बढ़कर 4.28% हो गई है। और इससे माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स है उनको एक कॉन्फिडेंस मिलता हुआ दिखेगा। इसके साथ ही इनका ये कहना है कि कंपनी जो है वो कई एक्विजिशंस पे लगातार काम कर रही है, जो आने वाले दिनों में फ्यूचर के हिसाब से देखें, लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें तो अच्छी ग्रोथ पोटेंशियल को दिखाता है, दर्शाता है। साथ ही लगातार 7 क्वार्टर से जो जी का सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू है उसमें मजबूती देखने को मिल रही है और आगे भी ये मजबूती देखने को मिल सकती है। यहाँ पे ब्रोकरेज की तरफ से ये कहा गया है। एडवर्टीजमेंट रेवेन्यू में थोड़ी कमजोरी है, लेकिन वित्त वर्ष 2026 के दूसरी तिमाही में यहाँ पर भी रिकवरी आती हुई दिखेगी। साथ ही जो वैल्यूएशन है इनको काफी अट्रैक्टिव दिख रहे हैं। ट्रेडिंग लेवल जो है वो 10x के पी के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, तो जो इनके हिसाब से ये काफी अच्छी चीज है। तो ये मौका इनको लिखता है और यहाँ पर खरीदारी की सलाह दी जा रही है। खरीदारी की सलाह दी जा रही है। सर, आपसे जानना चाहेंगे, आप सहमत हैं नुआमा से या आप कुछ और सजेस्ट करेंगे? सर, मैं इससे एग्री नहीं करता। मुझे लगता है कि जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइज लिमिटेड लास्ट जो इतना सालों से, इतना मंथ से जो नीचे अभी आ रहा है ना, एक कंटिन्यू होना चाहिए। और लगातार हम देखेंगे कि 2021, 22, 19 लगातार नीचे आ रहा है। मतलब एक टाइम पे 300, 400 कितना हाई प्राइस था। तो सब कोई भी पॉजिटिव न्यूज काम नहीं किया यहाँ पे। हर बार कुछ ना कुछ पॉजिटिव न्यूज आता है लेकिन डाउन हो जाता है। ऑल टाइम हाई था ऑलमोस्ट 640, 650 मैं चार्ट पे देख पा रहा हूँ। अभी ऑलमोस्ट लोएस्ट सिचुएशन में है। तो इस टाइम पे क्या होता है ना सर, बहुत अलग अलग न्यूज बनता है, लेकिन मैं इससे सहमत नहीं हूं। मुझे लगता है कि इन्वेस्टर जिनके पास पर्टिकुलर जी एंटरटेनमेंट लिमिटेड है, इसमें एग्जिट करना चाहिए। एंड अगर आप होल्ड भी कर रहे हो तो आपको फाइनल एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए। अगर ऐसा पॉजिटिव न्यूज है, आई रिस्पेक्ट रियली, लेकिन वहां पर भी आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। वो है 95, एक 96। आप 96 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। अगर कभी भी 96 हिट होता है तो आप निकल जाइए, क्योंकि ऐसा ही स्टॉक ना नेक्स्ट वोडाफोन आइडिया, पीसी ज्वेलर, भकरंगी बन जाता है। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। मीडिया पे अभी खास तौर से जी एंटरटेनमेंट पे जो है राय बुलिश नहीं है प्रदीप जी की। हमने आपको दोनों व्यूज दिखा दिए और इसी वजह से हम अपने घरेलू जो हमारे एक्सपर्ट हैं उनका भी व्यू देते हैं आपको, ताकि आपको एक 360 डिग्री पिक्चर मिल सके। अगली कंपनी हर्ष। देखो, जो अगली कंपनी है वो डिफेंस नवरत्न कंपनी है। यहाँ पे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की हम लोग बात करें, बीईएल की बात कर रहे हैं। यहाँ पर जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट आई है, ओवरवेट की सलाह दी है, 343 रुपए का टारगेट दिया है। मौजूदा भाव करीब 280 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मजबूती है स्टॉक में। अब इन्होंने रीजंस क्या बताया इनका, देखिए सबसे पहला रीजन ये कि अपने हाई से स्टॉक जो है 20% तक करेक्ट हो चुका है। तो ये एक अच्छा मौका है एंट्री लेवल करने का। इसके अलावा इनका ये कहना है कि भारत में डिफेंस के ऊपर जो ग्रोथ स्टोरी, मैन्युफैक्चरिंग स्टोरी है वो आगे भी जारी रहेगी। सरकार का कैपेक्स बढ़ता हुआ दिखेगा। तो ये कंपनी के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी के तौर पर इसको देख रहा है यहाँ पे जेपी मॉर्गन। इसके साथ ही इन्होंने ये भी कहा है कि जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है वो ज्यादा डाइवर्सिफाई है दूसरी कंपनियों के मुकाबले, और साथ ही कंसिस्टेंट, इसमें कंसिस्टेंसी जो है वो लगातार बनी हुई है। 2025 तक अब तक जो इनका ऑर्डर बुक है, ये जानकारी भी दी गई है, 577 करोड़ की हो गई है। इसके साथ ही नए ऑर्डर 2025 तक करीब 13,000 करोड़ तक की ऑर्डर बुक मान के चल रहे हैं। साथ ही एक और यहाँ पे उम्मीद की जा रही है ब्रोकरेज की तरफ से 12,000 करोड़ का ऑर्डर बुक भी आती हुई दिखने को मिल सकता है, नया ऑर्डर आता हुआ मिल सकता है। तो ये तमाम ट्रिगर्स हैं स्टॉक के लिए पॉजिटिव है और जेपी मॉर्गन ने ये नए लक्ष्य दिए। सब पॉजिटिव है और जेपी मॉर्गन तो पॉजिटिव है ही है। हमारे जो एक्सपर्ट हैं प्रदीप हल्दर जी, वो भी पॉजिटिव है। प्रदीप जी ने अभी थोड़ी देर पहले इस पर बातचीत की। प्रदीप सर, अब तो जेपी मॉर्गन भी आपकी बात सुन रहा है, क्या कहेंगे? सर, मैं इसमें पॉजिटिव हूँ। मैं इस पे आई थिंक थोड़ा टाइम पहले आपको बता रहा था कि 320, उसके बाद 340, 350 के आसपास मेरे को चार्ट में लग रहा है, और ऑल टाइम हाई भी बनते दिखेंगे। और मैं बिल्कुल इससे एग्री करता हूँ। और मुझे लगता है कि सर एक बार 350 जो 335 जो हाई है ऑल टाइम,
उसके उसके बाद अगर एक क्लोजिंग मिल जाता है वीकली बेसिस पे, उसके बाद हमें 380 और 400 तक का लेवल भी दिखेंगे। तो मैं उससे भी ज्यादा ओवर बुलिश हूँ इस काउंटर पे, क्योंकि सर चार्ट बात करता है, प्राइस टेल अस एवरीथिंग। और लगातार जो मोमेंटम रहा है चार्ट में, प्राइस एक्शन में, और जो गिरावट आया था, एक एक्सीडेंट था मार्केट में, एक ओवर वैल्यूएशन था, और फिर से जो बाउंस बैक करते करते अभी ऊपर आ रहा है। मुझे लगता है बाइंग, फॉलो अप बाइंग होना चाहिए, लगातार एक कंटिन्यू रहेगा। मेरा टारगेट सर मिनिमम रहेगा इसमें 335, हायर टाइम फ्रेम में 335 के ऊपर जैसे क्लोजिंग देता है 400 तक का मेरा टारगेट रहेगा। मिनिमम 335, तो ये, और ऊपर अगर ये उसके निकल गया 400 के ऊपर, तो ये जो लोग सवाल पूछ रहे हैं ना, ये हमारे कार्यक्रम में ही छुपे हुए हैं कि आप जो कह रहे हैं कि 1 साल के लिए कोई एक शेयर बता दीजिए, कहाँ पे पोर्टफोलियो बिल्डअप करें। तो अब आप देखिए, जिस पर जेपी मॉर्गन बुलिश है, जिस पर हमारे लोकल एक्सपर्ट बुलिश है, जहां पर सरकार बुलिश है, जहां पर इतनी सारी ऑर्डर बुक है, तो बहुत सारे आपको ऐसे शेयर, ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है जो हम डिस्कस कर रहे हैं, जहां पे आप लॉन्ग टर्म के लिहाज से अच्छी जो है कमाई यहाँ पर हो सकती है। आपके अच्छे इन्वेस्टमेंट आइडियाज हैं ये सब। चलिए अगली कंपनी पे चलते हैं। हर्ष जी, अगली कंपनी जो है वो पावर ग्रिड है, और पावर ग्रिड के ऊपर यहाँ पर एंटीक स्टॉक ब्रोकिंग की रिपोर्ट आई है, खरीदारी की सलाह दी है, 353 रुपए का टारगेट दिया है, यानी कि जो अभी भाव है, जिस भाव के हिसाब से यहाँ पे 30 से 32% का अपसाइड यहाँ पे इनको दिख रहा है। अब इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने देखिए कहा है कि कंपनी जो है मजबूत स्थिति में है, ऑर्डर बुक काफी अच्छा है यहाँ पर, और यहाँ पे इन्होंने डिविडेंड यील्ड की भी बात की कि आप इस नजरिए से भी देख सकते हैं कि कंपनी का 3 से 4% का तो डिविडेंड यील्ड ही ऑफर करती है। तो ये नजरिया भी इन्होंने दिखाने की कोशिश करी है। साथ ही इन्होंने कहा है कि पिछले 3 से 6 महीने में स्टॉक 19 से 20% गिरा है, उसके बावजूद जो अर्निंग पर शेयर है वहां पे 3 से 4% की ही कटौती देखने को मिली है। इसके अलावा इनका ये कहना है कि सिर्फ 9 महीने के अंदर, एफवाई वित्त वर्ष 2025 के 9 महीने के अंदर ही यहाँ पर 1.4 लाख करोड़ का यहाँ पर ऑर्डर बुक हो चुकी है इनकी, जबकि FY24 के मुकाबले 60% ज्यादा, यानी 60% उछाल यहाँ पर ऑर्डर बुक में देखने को मिल रहा है महज 9 महीने के अंदर ही। इसके साथ ही एक चीज और इन्होंने कही है, ट्रांसमिशन ऑर्डर्स भी मिल रहे हैं, और जो FY26 से लेकर 27 के जो अनुमानित यानी कि एस्टिमेट्स यहाँ पर जो नेट प्रॉफिट की बात की जा रही ग्रोथ की, वो भी 7 से 8% देखने को मिलेगा। ठीक, 353 के टारगेट देखने को मिल रहे हैं एंटीक की तरफ से। सर आपका व्यू क्या होगा, खासतौर से तब जब मार्च में ही गर्मी बढ़ रही है? सर मुझे लगता है कि सर डेफिनेटली फंडामेंटल एक अच्छा कंपनी है, 2,46 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है, 15,500 करोड़ के आसपास प्रॉफिटेबिलिटी भी है, और डिविडेंड भी अच्छा प्रोवाइड करता है। लगातार हमने देखा है ऑलमोस्ट 65% के आसपास डिविडेंड अच्छा प्रोवाइड किया है। कंपनी के पास ज्यादा कुछ लोन भी नहीं है, तो फंडामेंटली अच्छा है। और टेक्निकली भी अगर मैं देखूंगा कि सर लगातार ये जो 2021 के मार्च के बाद लगातार परफॉर्मेंस दिया है पर्टिकुलर दिस काउंटर ने, तो कभी भी अपना वीकली एक जो ब्रेकडाउन वो नहीं आया है। तो रिसेंटली एक वीकली ब्रेकडाउन आया है 304 के आसपास, उसके नीचे अभी ट्रेड कर रहा है। तो मेरे को लगता है कि हायर टाइम से जितने भी नीचे आना था शॉर्ट टर्म में, पहला बटन तो बन चुका है यहाँ पे, और रियली 365 360 इज ऑल टाइम हाई। वहां से अभी ये जो वैल्यूएशन है 264, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट नीचे ट्रेड हो रहा है। तो मुझे लगता है कि वैल्यू जोन में ट्रेड हो रहा है, आपको बाय करना चाहिए। और नेक्स्ट जो मेरा टारगेट रहेगा ना सर, वो रहेगा 285, और अगर 285 उसके ऊपर सस्टेन भी करता है, मैं लॉन्ग टाइम फ्रेम में भी और भी ज्यादा पॉजिटिव हूँ। तो मुझे लगता है मैं जो अपने सर ने जो बताया, मैं इसके साथ एग्री करता हूँ। मुझे लगता है शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म में थोड़ा बहुत इसमें आपको वॉलेटिलिटी दिख सकता है, लेकिन लॉन्ग टाइम फ्रेम में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं लग रहा है अभी तक। ठीक, चलिए लास्ट कंपनी के लिए हर्ष बताइए। जी, रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है डीएलएफ। डीएलएफ की बात कर लेते हैं। यहाँ पे जेफरीज की रिपोर्ट है, खरीदारी की सलाह दी और टारगेट 1000 रुपए का दिया प्रति शेयर के हिसाब से देखा जाए तो। अब इन्होंने क्या कहा, सबसे पहले कहा कि जो कैश फ्लो है कंपनी का वो काफी अच्छा मजबूत है। इसके अलावा गुड़गांव में जो इनका प्रोजेक्ट है डेलियास, उस पर यहाँ पे नजरें रहेंगी। इसके अलावा कंपनी कई प्रोजेक्ट्स बैक टू बैक कंप्लीट करती जा रही है। लीज इनकम जो है वो उसमें 20% की बढ़ोतरी होने की एक अनुमान जताया जा रहा है। साथ ही जो स्टॉक है, इनका कहना है कि अभी डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहा है। जो ऑर्डर पाइपलाइन, अच्छे ऑर्डर्स पाइपलाइन में है। इसके साथ ही लैंड बैंक जो है वो मजबूत दिख रहा है। मुंबई प्रोजेक्ट्स के ऊपर, जो मुंबई में प्रोजेक्ट कंपनी स्टार्ट करने जा रही है, तो वहां पर भी नजरें हैं। साथ ही ये जो तमाम फैक्टर्स हैं नियर टर्म में एक बड़ा ट्रिगर बनकर उभर सकते हैं। बड़ा ट्रिगर बन के वो भर सकते हैं। 1000 रुपए का लक्ष्य जो है डीएलएफ पे निकल के आया है जेफरीज की तरफ से। सर अग्री करेंगे? सर मैं एग्री करता हूं, लेकिन एक 720 का रेसिस्टेंस है, जब तक 720 क्रॉस नहीं करता है उससे पहले थोड़ा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। डेफिनेटली सर मार्केट लीडर है, प्रॉफिटेबिलिटी अभी अच्छा है। मैं अभी देख रहा था 4,000 करोड़ के आसपास प्रॉफिट पोस्ट किया है,
तो नो डाउट अच्छा कंपनी है, लेकिन 720 एक रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर जब जाएगा तो पॉसिबिलिटीज है। लॉन्ग टाइम फ्रेम में तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, और जितना नीचे आना था ऑलमोस्ट आ गया है, लेकिन अभी थोड़ा कंसोलिडेशन करेगा। जैसे कि मैं अभी थोड़ा टाइम पहले भी आपको बता रहा था कि एक बार नीचे आता है तो उसके बाद कंसोलिडेशन करता है, तो अभी थोड़ा टाइम करेक्शन में जा सकता है, क्योंकि डीएलएफ का नेचर ही ऐसा रहा है, बार बार जैसे ही चलता है थोड़ा टाइम में नीचे आता है, फिर से कंसोलिडेशन टाइम करेक्शन होता है। प्राइस करेक्शन के बाद डीएलएफ के लिए स्पेशली वीकली चार्ट पे टाइम करेक्शन होता है, तो मुझे लगता है एक बार अभी टाइम करेक्शन बाकी है, तो आपको टाइम मिलेंगे यहाँ पे। ऐसा नहीं कि सडनली 1000 दिखेंगे, ऐसा नहीं है, आपको टाइम देना पड़ेगा इसमें। तो पॉजिटिव ही सर ओवरऑल व्यू है मेरा। ठीक, पॉजिटिव व्यू बनेगा। हर्ष, थैंक यू, शुक्रिया आपका इस तमाम शेयरों को लेकर के आने के लिए और अपनी चर्चा करने के लिए। तो इसी के साथ ब्रोकर्स बोले को करते हैं यहीं पर समाप्त। सर, चलते चलते कुछ शेयर जो आपको अच्छे लग रहे हो, और बात ने इशारा तो कर दिया था, अब जरा लेवल भी बता दीजिए चंबल फर्टिलाइजर को लेकर के। सर मैं चंबल फर्टिलाइजर को लेके बहुत ही पॉजिटिव हूँ, क्योंकि एक तो फंडामेंटल मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, सेकंड टेक्निकल भी मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। मैं पहले ना आपको थोड़ा फंडामेंटल के बारे में बता देता हूँ। देखिए, 1600 करोड़ के आसपास प्रॉफिट पोस्ट किया था, और डिविडेंड अच्छा प्रोवाइड करता है। कंपनी का कोई डेट नहीं है, वर्किंग कैपिटल में भी जो एक पॉजिटिव सेंटिमेंट लास्ट जो क्वार्टर है उसमें मैंने देखा है, तो फंडामेंटल मुझे अच्छा लगता है। और कंपनी का पी भी देखेंगे, बहुत लोअर वैल्यूएशन में ऑलमोस्ट 14% के आसपास चल रहा है, और प्रोमोटर होल्डिंग भी अच्छा है, 60 के आसपास प्रोमोटर होल्डिंग है। और इंडस्ट्री पी देखेंगे आप, ज्यादा नहीं, ऑलमोस्ट 50। तो ओवरऑल इंडस्ट्री एंड ओवरऑल स्टॉक मुझे लगता है कि लोअर वैल्यूएशन पे ही अभी ट्रेडिंग हो रहा है। और अगर मैं टेक्निकल भी बात करूंगा, टेक्निकली सर अभी चल रहा है 576, 577। मुझे लगता है कि पहला टारगेट होना चाहिए 670, और सेकंड टारगेट जो मेरा रहेगा 820। लेकिन मुझे एक स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली मेंटेन करना है, वो है 450 के आसपास। सो 450 इज माय स्टॉप लॉस, एंड 470 एंड 820 इज माय टारगेट। चलिए, तो तमाम फंडामेंटल कारण आपको बता दिए गए हैं, लेवल्स आपकी स्क्रीन पर है, नोट डाउन कर लीजिए। ये सर 1 साल का व्यू है सर? यस, 1 ईयर का व्यू है सर, 1 ईयर का व्यू है। तो 1 साल के नजरिए के साथ चंबल फर्टिलाइजर खरीदें, 670 820 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, लेकिन नजरिया लॉन्ग टर्म का होना चाहिए। तो वो सभी दर्शक जो निवेश के लिए लॉन्ग टर्म के लिए सवाल भेज रहे थे, उनके लिए चंबल फर्टिलाइजर उपयुक्त शेयर है। 450 का एक स्टॉप लॉस अवश्य रखें। सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। कोई डिस्क्लोजर? सर डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, आपने ना लास्ट दिन भी डिस्क्लेमर भूल गया था। नहीं, आज तो नहीं बोले सर, आज सर, नहीं बोले हैं, आज तो पहले पूछ लिया जी। सर जो भी स्टॉक में मैंने डिस्कशन किया है, ये मेरे पास होल्डिंग पे, या तो मेरे कंपनी में जो भी एनालिस्ट है किसी के पास होल्डिंग नहीं है। और जो भी स्टॉक ड्यूरिंग द सेशन बात हुआ, मेरे कोई भी पेड क्लाइंट को रिकमेंडेशन मैंने नहीं दिया है, एक जनरल व्यू है। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, बिफोर इन्वेस्टमेंट एनीथिंग काइंडली आप जो हमारे व्यूअर्स है, एक बार आपके जो पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर उनसे सलाह लेके इन्वेस्टमेंट कीजिए। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आज की चर्चा में जुड़ने के लिए।